नमस्कार, मेरा नाम विजय टाक है। मैं गवर्नमेंट विमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम एयर पॉल्यूटेंट्स जितने भी हैं उनको किस तरह से सेपरेट आउट किया जा सकता है उनके बारे में स्टडी करेंगे। विशेष तौर से इस लेक्चर में हम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। वायु प्रदूषकों को नियंत्रित करने के उपाय, कंट्रोल मेजर्स ऑफ एयर पॉल्यूशंस। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु निम्नलिखित विधियां हैं। स्रोत पर सही करने की विधि, सोर्स करेक्शन मेथड। इसमें कच्चे माल में परिवर्तन है और उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन है, उपकरण में परिवर्तन है। दूसरा, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, जिसमें कणीय प्रदूषणों को हटाने के उपकरण हैं, जिनके एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, साइक्लोन सेपरेटर्स, ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर्स, बैग फिल्टर्स, स्क्रबर्स, वेट कलेक्टर्स इत्यादि। उसी तरह गैसीय प्रदूषकों को हटाने हेतु जो उपकरण है उसमें एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, डाइल्यूशन एटसेट्रा मेथड है। उसके बाद सघन वृक्षारोपण और जोनिंग है। सोर्स कंट्रोल मेथड, इस मेथड में प्रदूषण को रोकने के लिए जहां जो प्रदूषण का स्रोत होता है वहीं पर किसी न किसी प्रकार से करेक्शन किया जाता है, जिससे कि प्रदूषक सोर्स पर ही कंट्रोल किया जा सके। औद्योगिक प्रदूषण में यदि प्रारंभ में ही ऐसी विधि अपनाई जाए या विभिन्न उत्पादन चरणों की समीक्षा कर ली जाए कि वायु प्रदूषण बिल्कुल ना हो अथवा न्यूनतम हो, इस उपाय को स्रोत पर सही करने की विधि या सोर्स करेक्शन मेथड कहते हैं। इसके अंतर्गत नियंत्रण करने हेतु बहुत सी विधियां हैं, जैसे कच्चे माल में परिवर्तन। यदि कोई कच्चा माल अधिक गैसीय प्रदूषण फैला रहा है तो उस माल को बदलकर ऐसा कच्चा माल उपयोग में लिया जाए जिसमें कि प्रदूषक तत्वों की उपस्थिति कम हो या बिल्कुल भी नहीं हो। उदाहरण के लिए सल्फर युक्त ईंधन, जो अक्सर कोयला होता है, उसमें सल्फर का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से वायु में सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होकर वायु को प्रदूषित करती है। अतः इसके स्थान पर ऐसे ईंधन का चयन किया जा सकता है जिसमें सल्फर का कंटेंट कम हो अथवा नहीं हो। जैसे कोयले के स्थान पर प्राकृतिक गैस को जलाने से प्रदूषण कम हो सकता है। तो रॉ मटेरियल में ही अगर हम परिवर्तन कर दें तो प्रदूषण को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। इसी में बी पार्ट है उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन। कई प्रक्रम ऐसे होते हैं जिसमें पर्टिकुलर उत्पादन प्रक्रिया के दौरान ही प्रदूषण बढ़ता है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में यदि नई या संशोधन तकनीक अपनाई जाए या उत्पादन प्रक्रिया में थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाए तो वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जैसे सीमेंट उत्पादन में रोटरी केल्न होती है जो धूल का मुख्य स्रोत होती है। इसके नियंत्रण हेतु भट्टी की जो प्रवृत्ति में परिवर्तन किया जा सकता है, जिससे कि जो डस्ट है वो ज़्यादा नहीं उड़े। मतलब प्रोसेस में रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता है। सी पार्ट है उपकरण में परिवर्तन। उत्पादन संयंत्र में के उपकरणों को बदलकर अथवा संशोधित करके वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जैसे गाड़ियों के इंजन की कार्यविधि में सुधार लाकर प्रदूषण कम किया जा सकता है। जो उपकरण काम आ रहे हैं प्रोसेस के दौरान में, उन उपकरणों की वजह से भी उनकी अगर फाइन ट्यूनिंग नहीं हो या उनमें किसी तरह की कोई तकनीकी समस्या हो, उसकी वजह से भी वो उपकरण पॉल्यूशन फैला सकते हैं। तो उपकरणों में परिवर्तन करके या उसमें प्रॉपर मेंटेनेंस करके पॉल्यूशन को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो ये है कंट्रोल एट सोर्स। दूसरा है प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के द्वारा। तो उसमें कणीय पदार्थों को हटाने वाले उपकरण निम्नलिखित है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन के माध्यम से जो डस्ट पार्टिकल है, फाइन डस्ट पार्टिकल,
जिनका साइज लगभग 0.1 माइक्रोमीटर या उससे भी छोटा होता है, उनको भी हम इस विधि द्वारा रिमूव कर सकते हैं। इस विधि का अधिक प्रयोग विद्युत संयंत्र, सीमेंट इंडस्ट्रीज, पेपर मिल, ऑयल रिफाइनरीज आदि में निकलने वाले द्रव्यों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह विधि उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले कणीय पदार्थों को, जैसा कि मैंने बताया, जिनका साइज 0.1 माइक्रोमीटर तक छोटा हो सकता है, उनको हटाने के लिए काम में ली जाती है। यहाँ डायग्राम में देखा जा सकता है कि इसमें चिमनी के केंद्र पर एक इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज वायर सेंट्रली माउंटेड होता है, जो कि बॉडी के द्वारा इंसुलेटर से सेपरेट किया हुआ है। इस तार को सीधा लटकाने के लिए, सीधा रखने के लिए इसके नीचे हम बॉटम एंड पर वेट कैरी कर देते हैं, ताकि ये हमेशा स्टेट पोजीशन में बना रहे। और जो इस प्रेसिपिटेटर की सिलेंड्रिकल बॉडी है, उस बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज करते हैं और इस वायर को हम नेगेटिवली चार्ज करते हैं। और जो सप्लाई है वो लगभग हाई वोल्टेज सप्लाई, लगभग 50 किलो वोल्ट सप्लाई हम इसके बीच में प्रवाहित करते हैं। इसमें जो पॉल्यूटेड एयर होती है वो नीचे की ओर से प्रवाहित की जाती है और उसकी जो दिशा होती है वो ऊपर की तरफ गति करने की होती है। इसके बिल्कुल नीचे जो डस्ट कलेक्टिंग पैन होता है या डस्ट कलेक्टर होता है, जिसमें कि जब हवा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो हवा में विद्यमान भारी पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं, हैवी पार्टिकुलेट मैटर, वो अपने वजन के कारण से नीचे गिरने लगते हैं। कुछ जिनका साइज काफ़ी कम होता है, जैसा कि मैंने बताया, ऐसे डस्ट पार्टिकल हवा के साथ ऊपर की तरफ कैरी करते हैं। जब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोड वायर जो है उसमें और बॉडी के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप होता है। उस फील्ड में से जब ये प्रदूषित एयर गुजरती है तो इसके जो कण हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होने के कारण से इस तार से वो जो पार्टिकल हैं वो रिपेल होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं और जो बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है उस बॉडी पर जाकर चिपक जाते हैं। तो इस तरह से ये जो पार्टिकल हैं वो चार्ज होकर बॉडी पर स्टिक कर कर सेपरेट हो जाते हैं वायु से, और शुद्ध वायु ऊपर की तरफ से या तो वातावरण में छोड़ दी जाती है या आगे किसी अन्य प्रोसेस के लिए काम में ले ली जाती है। अब ये जो चिपके हुए डस्ट पार्टिकल्स हैं, इनको अगर ड्राई ESP है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, तो उनको स्ट्राइकिंग के माध्यम से बार बार स्ट्राइकिंग, एक रेगुलर इंटरवल में स्ट्राइक करके इन पार्टिकल को नीचे की तरफ गिराया जाता है। बॉडी पर स्ट्राइक किया जाता है जिससे वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं और ये पार्टिकल इस बॉडी से लूजन होकर नीचे की तरफ गिरते हैं। और अगर लिक्विड या वेट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है तो उसमें इन पार्टिकल्स को हटाने के लिए पानी अथवा किसी अन्य लिक्विड जो कि इस इक्विपमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता हो और जो डस्ट पार्टिकल है उसमें विलय हो जाते हो, तो वो कैरी करता हुआ लिक्विड का स्प्रे किया जाता है, जिससे वो लिक्विड इन पार्टिकल्स को कैरी करता हुआ नीचे की तरफ डस्ट कलेक्टर में आके इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के माध्यम से हवा में उपलब्ध जो पार्टिकल्स हैं उनको हटाकर शुद्ध किया जा सकता है। तो इस तरह के उपकरण का एडवांटेज ये है कि इसकी डस्ट कलेक्शन एफिशिएंसी होती है वो बहुत अधिक होती है। दूसरा, ये छोटे से छोटे कण जो जिनका की साइज 0.1 माइक्रोमीटर तक है उनको भी रिमूव कर सकता है। इसकी मेंटेनेंस और ऑपरेटिव कॉस्ट है ये भी काफ़ी कम आती है और जो प्रोसेस का टाइम है वो बहुत कम है, अबाउट 0.1 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है और जितनी भी उस दौरान जो हवा होती है, हवा में इम्प्योरिटी होती है उनको सेपरेट कर लेता है ये। और इसकी जो लार्ज वॉल्यूम जो होता है फ्लू गैसेस का, जो पॉल्यूटेड गैसेस का लार्ज वॉल्यूम को बड़ी आसानी से ये प्योरीफाई कर देता है। और इस उपकरण की जो एफिशिएंसी है वो 99% तक होती है और ये लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड जितने उच्च ताप पर भी
बड़ी प्रभावशीलता से काम करता है और कम प्रेशर पर भी काम कर सकता है। सेकंड है साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर में जैसा कि हम जानते हैं कि यदि किसी भी माध्यम को अथवा हवा को हम एक साइक्लिक पैटर्न में घुमाते हुए चलाएं तो उस हवा में उपलब्ध जो कण होते हैं उनके मास के कारण उन कणों पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो कण हैं वो केंद्र से अपोजिट दिशा में तेजी से आगे की तरफ मूव करते हैं। तो यह अपकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक बल प्रदान करता है। अपकेंद्रीय बल गैसीय धारा के रोटेशनल या स्पिनिंग का कार्य करके गैस से सूक्ष्म आकार के कणों को भी अलग करने में सहायक होता है। इसके द्वारा हम उन पार्टिकल्स को भी सेपरेट कर सकते हैं जो कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा सेटलिंग चैम्बर में अलग नहीं हो पाते हैं। यहाँ एक साइक्लोन कलेक्टर का डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम से हम इस प्रोसेस को पूरा समझ सकते हैं कि यहाँ देखिए जो पॉल्यूटेड एयर है उसका प्रवाह ऊपर से टेंजेंशियल, एक ये सिलेंड्रिकल केसिंग होती है जिसमें उसका प्रवाह जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में किया जाता है, जिससे कि हवा का जो प्रवाह है वो सर्कुलर वर्टेक्स मोशन के अंदर होता हुआ नीचे की तरफ गति करता है। इस मोशन में होने के कारण से जो हैवी पार्टिकल हैं उन पर अपकेंद्रीय बल कार्य करता है और उसके कारण से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण से जो हैवी पार्टिकल हैं वो केंद्र से दूर की तरफ अर्थात इस जो डस्ट कलेक्टर है इसकी दीवारों की तरफ तेजी से गति करते हैं और दीवारों से जाकर टकराकर दीवारों के सहारे रिसते हुए नीचे की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, जिन्हें कि हम आउटलेट फॉर पार्टिकुलेट मैटर, ये जो पैसेज है वहां से उन डस्ट पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। और जो हवा है वो हवा वापस इनर वर्टेक्स क्रिएट करती हुई टॉप से निकल जाती है और ये निकली हुई हवा है वो लगभग जो उसमें 10 पार्टिकल थे उनसे रहित हवा होती है, शुद्ध हवा ऊपर की तरफ निकल जाती है। तो इस प्रोसेस के द्वारा हम लगभग 95% पार्टिकुलेट्स जो होते हैं जिनकी डायमीटर 5 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर के बीच की होती हैं, इस साइज के पार्टिकल का 95% पार्टिकल को हम इस प्रोसेस के द्वारा साइक्लोन सेपरेटर के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर्स। ग्रेविटेशनल जो सेटलिंग चैम्बर्स होते हैं इनमें यह उपकरण में एक छोटा कक्ष होता है जिसमें गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से इसमें प्रवाहित होने वाली प्रदूषित गैस से जो जिनके अंदर 25 से 30 और 50 माइक्रोमीटर तक के बड़े कणीय पदार्थ होते हैं उनको अलग किया जा सकता है। सेटलिंग चैम्बर में जब एक पाइप के माध्यम से प्रदूषित वायु छोड़ी जाती है तो कक्ष का आकार बड़ा होने के कारण गैस की गति में अनायास कमी आती है, अर्थात जो गैस की स्पीड है उसको लगभग स्टेबल कर देते हैं, कम कर देते हैं, लगभग नहीं के बराबर 0.8 मीटर पर सेकंड के वेग से भी कम रखी जाती है। ऐसा करने से जो ठोस पार्टिकल हैं वो हवा के अंदर जो ठोस पार्टिकल हवा के फ्लो के कारण से कैरी कर रहे थे वो फ्लो नहीं होने की स्थिति में अपने वजन के कारण, अपने भार के कारण कक्ष के पैंदे में धीरे धीरे जाकर एकत्रित हो जाते हैं और कणों को नीचे बैठने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है तथा कण रहित वायु कक्ष से बाहर दूसरे सिरे से बाहर निकाल दी जाती है। ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर मेथड की लागत अत्यधिक कम होने के कारण से निर्माण विधि साधारण होने से, कम दबाव पर कार्य करने से तथा ठोस कणों के शुष्क विसर्जन के लिए यह सस्ती व लाभप्रद विधि है। यदि कण अधिक छोटे हैं तथा प्रवेश करने वाली गैस की मात्रा कम होने पर संग्रहण क्षमता इसकी कम हो जाती है। तो अगर छोटे जो पार्टिकुलेट्स हैं वो इससे कैरी करके चले जाते हैं तो हमने अभी देखा कि उनको हम दूसरे मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं। ये ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर का एक डायग्राम है
इसमें हम देखेंगे कि पॉल्यूटेड एयर एक बहुत बड़े कक्ष के अंदर प्रवेश कर रही है और यहाँ पर इसकी गति को कम करने के लिए हर्डल्स लगाई हुई हैं, है ना। तो ऐसा करने से जो हॉरिजॉन्टल ट्रेज लगाई हैं उनमें से ये पास होता हुआ जाता है और हवा की गति अति कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं और शुद्ध हवा जो है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। ये ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर का एक दूसरा उदाहरण हम यहाँ डायग्राम हम देख सकते हैं, जिसमें हवा जो है पाइप के माध्यम से, पॉल्यूटेड एयर है, डस्ट लैडन एयर है, पॉल्यूटेड पाइप के माध्यम से बहुत बड़े चैम्बर में प्रवेश कर रही है। यहाँ इसकी गति बहुत कम हो जाती है और पार्टिकुलेट्स हैं वो सेटल डाउन होकर नीचे की तरफ आ जाते हैं और एग्जिट में क्लीन एयर निकल जाती है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है इसे हम फैब्रिक फिल्टर या बैग हाउस फिल्टर कहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि ये एक क्लोज केसिंग होती है जो जिसके अंदर टॉप सरफेस से थोड़ा नीचे एक अरे ऑफ बैग होता है, मतलब काफ़ी नंबर्स ऑफ बैग्स होते हैं जो फिल्टर बैग्स हैं, जो कि इन्वर्टेड हैंग होते हैं ऊपर की तरफ, और जो बैग फिल्टर्स का जो मटेरियल होता है वो स्पेशल वोवन फैब्रिक होता है, जिनके बीच का जो स्पेस होता है वो इतना कम होता है कि जो डस्ट पार्टिकल के अंदर जो सॉलिड पार्टिकुलेट है वो इस बैग में से पास होकर दूसरी तरफ नहीं जा सकते। तो इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एक जो एयर का इनलेट है कंटामिनेटेड एयर का वो बॉटम साइड में है और ये एयर इन बैग्स में से होती हुई पास होती हुई और छनती हुई बैग्स के द्वारा छनती हुई ऊपर की तरफ मूव करती है और जो कंटामिनेशन है इसमें वो कंटामिनेशन बैग फिल्टर की सरफेस पर चिपक जाता है और शुद्ध हवा जो कंटामिनेटेड नहीं होती वो ऊपर की तरफ से क्लीन हवा बाहर की ओर निकल जाती है। बैग्स के ऊपर जो कंटामिनेशन चिपक जाता है, जो पार्टिकुलेट मैटर चिपक जाता है, उनको मैकेनिकल स्ट्राइकिंग अरेंजमेंट के द्वारा स्ट्राइक कर कर बार बार जो चिपका हुआ पार्टिकल्स हैं उनको हटाया जाता है वाइब्रेशंस के माध्यम से, और वो पार्टिकल हैं वो डस्ट कलेक्टिंग हॉपर में आकर इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो इस तरह से शुद्ध हवा जो है बैग हाउस से बाहर की तरफ जाती है। इस प्रोसेस की जो एफिशिएंसी है वो 1 माइक्रोमीटर तक के पार्टिकल को ये 100% रोक लेता है, रिमूव कर लेता है एयर में से, और 0.01 माइक्रोमीटर तक के पार्टिकल को भी ये काफ़ी मात्रा में रोकने में सक्षम है। तो इस तरह से बैग फिल्टर जो है वो एक बहुत ही सशक्त और सस्ती यूनिट है, इकाई है एयर प्योरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्रबर कलेक्टर। इस उपकरण के माध्यम से कुछ गैसीय प्रदूषक वायु की अपेक्षा जल में या अन्य शोधक द्रव्य लिक्विड में अधिक विलेय होते हैं, अतः इन्हें जल या अन्य द्रवों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस द्रव्य में से ये कण घुल जाते हैं। यह कार्य स्प्रे टॉवर या स्क्रबर के द्वारा किया जाता है। सामान्य स्क्रबर या वेट स्क्रबर इस प्रकार के होते हैं, स्प्रे टॉवर, और दूसरा है वेंचुरी स्क्रबर। स्प्रे टॉवर यंत्र में स्वच्छ जल यंत्र के ऊपर से नीचे की ओर स्प्रे नोजल द्वारा, सीरीज ऑफ स्प्रे नोजल द्वारा नीचे की ओर गिराया जाता है और प्रदूषक जो गैसीय पदार्थों को विलय कर वायु को शुद्ध करता है। जैसे जैसे प्रदूषित गैस यंत्र में नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, यह स्प्रे जल के संपर्क में आकर जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है या जल की बूंदों द्वारा जो पॉल्यूशन है वो अवशोषित कर लिया जाता है तथा गैसीय प्रदूषक जिसका आकार लगभग 10 mm अथवा ज़्यादा हो उसमें विलय हो जाते हैं। ये बूंदें जिसमें प्रदूषक घुला होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर गिरती हैं और एकत्र होकर स्प्रे टावर के बाहर आ जाती हैं और वायु बाहर चली जाती है। अमोनिया गैस जल में सरलता से विलय हो जाती है
क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी अम्लीय गैसों को हटाने के लिए जल के स्थान पर क्षारीय जलीय विलयन का उपयोग किया जाता है। यहाँ इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि इस डायग्राम में जो इनलेट वाटर है वो नोजल्स के द्वारा नीचे की तरफ स्प्रे हो रहा है और जो पॉल्यूटेड गैसेज हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस तरह से क्रॉस करंट मेंटेन होती है दोनों के बीच में। पॉल्यूटेड एयर अपवर्ड मूव करती है और फाइन वाटर ड्रॉपलेट्स नोजल के द्वारा डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। तो जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के संपर्क में आती है तो वायु में उपलब्ध अशुद्धियां जिसमें पार्टिकुलेट मैटर है वो जल के साथ घुलकर या जल के साथ अवशोषित होकर नीचे की तरफ गिर जाते हैं, जिन्हें वहां से सेपरेट आउट कर लिया जाता है और शुद्ध हवा ऊपर की तरफ जाती है। यदि जल में नमी हो तो इन नोजल्स के ऊपर मिस्ट एलिमिनेटर लगे होते हैं जो नमी को अवशोषित कर लेते हैं और शुष्क हवा ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। नेक्स्ट है वेंचुरी स्क्रबर। इस तरह के स्क्रबर का उपयोग 2 से 3 माइक्रोमीटर व्यास वाले सूक्ष्म कणों को हटाने के लिए किया जाता है। इसमें हम जो पॉल्यूटेड एयर है, ड्राई गैस विद पार्टिकुलेट जो है, उसे एक कॉन्ट्रैक्टेड स्पेस में से, जिसे वेंचुरी, थ्रॉट ऑफ वेंचुरी कहते हैं, वहां से हम पास करते हैं, जिससे उसकी वेलोसिटी है वो काफी तेज हो जाती है। ठीक थ्रॉट पर ही, वेंचुरी के थ्रॉट पर ही हम जो स्क्रबिंग वाटर है या कोई लिक्विड है उसको भी हवा के साथ भेजते हैं। तो जब ये दोनों वेंचुरी से पास होते हैं तो इन दोनों की, इनकी स्पीड तेज हो जाती है और जो डस्ट पार्टिकल हैं वो हवा में उपलब्ध जो डस्ट पार्टिकुलेट्स हैं वो जल के साथ थोरोली मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होकर आगे की तरफ गति करते हैं। जल का जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं स्क्रबिंग लिक्विड के जो पैन है वहाँ पर, और हवा से वो जो पार्टिकुलेट्स हैं वो सेपरेट होकर जल में आ चुके होते हैं और शुद्ध हवा ऊपर की तरफ आगे मूव कर जाती है। उसमें से अगर मॉइस्चर कंटेंट को हटाना होता है तो उसके आउटलेट से पहले मिस्ट एलिमिनेटर लगाते हैं, जिससे कि वहाँ पर जो हवा में जो गीलापन है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और शुष्क और शुद्ध हवा ऊपर की तरफ बाहर निकल जाती है। स्क्रबिंग लिक्विड पैन में से हम छानकर लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं कंटामिनेशन से, और उस लिक्विड को रीसर्कुलेट करके वापस हम थ्रॉट के ऊपर, वेंचुरी के थ्रॉट के ऊपर भेज सकते हैं। तो ये जो लिक्विड है वो रीसर्कुलेट होकर लगातार काम आता रहता है और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं और शुद्ध हवा है वो ऊपर की तरफ निष्कासित हो जाती है। तो इस तरह के जो वेंचुरी स्क्रबर्स हैं वो लगभग 4000 लीटर गैस पर मिनट, इतनी अधिक मात्रा में पॉल्यूटेड गैस को शुद्ध कर सकते हैं और इसकी एफिशिएंसी 98% तक होती है। और ये एफिशिएंसी डिपेंड करती है जो पार्टिकुलेट और हवा की जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है ड्रॉपलेट्स की और पार्टिकुलेट की, उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर वो इसकी निर्भर करती है। तो इस तरह से हमने विभिन्न उपकरण जिससे कि हम पार्टिकुलेट मैटर्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं हवा से, स्टडी किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे मेथड्स को स्टडी करेंगे जिनके द्वारा हम एयर को प्योरीफाई कर सकते हैं। धन्यवाद।